एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। और ये टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपकी ये एग्ज़ाम्स लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उस टाइम पे जो जनरल डायर था, इसने जलियांवाला बाग सभा पर गोलियां चलवाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड इस वजह से हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक इन दोनों की गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के विरोध में हो गई थी। ठीक है, तो उसी को लेकर जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी जिसमें बहुत सारे निहत्थे भारतीय थे। इनकी एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई जिसमें कई सौ लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। और जो जहाँ से एंट्रेंस गेट होता है, मतलब दरवाज़ा होता है, उसको भी बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी बाहर न जा सके। और एक के बाद एक सब मरते गए, बहुत सारी लाशें वहाँ बिछ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान ये हुआ था, ये संबंधित है। तो चौरी चौरा घटना भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना, इससे संबंधित है। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है और 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। और इसी के अगेंस्ट में आकर, मतलब ये हिंसा के विरोध में आकर गांधी जी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो A.O. ह्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। 72 लोगों ने फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और विमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द गढ़ा था और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से हम जानते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये लाहौर के सेशन में किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था और यहीं पे ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की घोषणा को बोला गया था। और उस टाइम पे रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था। तभी हम देखते हैं कि हमारा वैसे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन हमने 26 जनवरी को चूज़ किया। 26 जनवरी 1950 डेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, इस वजह से हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र कहे जाते हैं। ये डेट 1930 से ही इम्पोर्टेंट था इस वजह से। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून तोड़ा गया। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ में ये जो अपनी दांडी मार्च स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 को। फिर क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 की जो डेट आती है वहाँ पर ये दांडी नमक, मतलब जो दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये इनकी जो यात्रा थी ये 24 दिन की थी, 241 मील। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, ये इस चीज़ का जो एक मेन एम था, और सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करके जला दिया जाए। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें। तो ये सभी उपयुक्त सभी कार्यक्रम ये सभी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को
जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका उद्घाटन किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ओके। और 12 नवंबर 1930 को जो जॉर्ज फिफ्थ था, जॉर्ज पंचम, इसने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। गांधी और इरविन पैक्ट इसको कहते हैं और इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 11 सूत्री मांग इसमें रखी गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इरविन उस टाइम पे वाइसरॉय था और गांधी जी के बीच में ये दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसका कथन था? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, तो लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। साइमन वापस जाओ के नारे भी लगा रहे थे। इससे नाराज होकर जो अंग्रेजी सिपाही थे वो लाला लाजपत राय समेत बहुत सारे क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर रहे थे और इसी लाठी चार्ज के चलते लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आए और उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था उनसे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और सच में ऐसा होता है। इसका बदला लेते हैं कौन? भगत सिंह। और क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाता है और लाला लाजपत राय उस टाइम पे शहीद हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ताबूत में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केसरी, ठीक है। केसरी ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। मराठा और केसरी इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी हुई थी, समाचार पत्र। और जो ये केसरी थी ये मराठी लैंग्वेज में थी और जो मराठा था, मराठा नाम का जो इनका न्यूज़पेपर था वो अंग्रेजी भाषा में था। और ये भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने गणपति उत्सव भी शुरुआत की थी इसके 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में इसको स्टार्ट किया था। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी और साथ ही एनी बेसेंट ने भी मद्रास में होम रूल लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया था। और इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और लोकमान्य की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, किसने इनवाइट किया था? तो ये जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण, जो कि बिहार के एरिया में पड़ता है। तो चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। नील की खेती 3 कट्ठा ज़मीन पर, 20 में से 3 कट्ठा ज़मीन पर किसानों को फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। तो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, ठीक है। उसी टाइम पे जो राजकुमार शुक्ल हैं ये आते हैं, गांधी जी से बात करते हैं कि आप चलिए प्लीज़ चंपारण में, वहाँ पे किसानों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है उनका, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। तो फिर वहाँ गांधी जी जाते हैं और अत्याचारों के खिलाफ में एकजुट करते हैं सबको और वहाँ पे आंदोलन चलाते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो देखिए, सचिंद्र नाथ सान्याल जिनकी एक फेमस बुक है बंदी जीवन, ठीक है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ होता है स्व संस्कृति संघ, ठीक है। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास आपको ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रांत के डिवीज़न जो कटक में हुआ था। अभी उड़ीसा में है ये प्लेस कटक। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की भी स्थापना की। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। इनकी जो आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल है और दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका एक प्रसिद्ध नारा है।
क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर, इनके द्वारा एक अभिनव भारत की संस्था जो कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, इन्होंने मिलकर 1904 में नासिक में स्थापना की थी ये जो क्रांतिकारी गुप्त संस्था है अभिनव भारत। इसका प्रारंभिक नाम था मित्र मेला, ठीक है, और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। मित्र मेला इसका प्रारंभिक नाम था और 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर 1912 दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो लॉर्ड हार्डिंग के पीछे रास बिहारी बोस जो है इनका एक दिमाग था कि ठीक है जो वाइसराय हार्डिंग है इसके ऊपर बम फेंका जाता है। इसको हम दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके तहत जो रास बिहारी बोस हैं, बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद दोषी पाए गए थे और इनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो केपी केशव मेनन आपको ध्यान में रखना है। 1924 में केरल में वाईकॉम सत्याग्रह के ये लोग नेता थे। तो इनकी मांग थी अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देना। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1924 तक चला था, जिसमें कि अली ब्रदर्स, अली बंधु जिनको हम कहते हैं, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हाथ मिला लिया था और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन में साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? ठीक है, तो अलीपुर जो बम कांड था इसमें शामिल व्यक्ति थे श्री अरविंद घोष के संगठन से जुड़े हुए कई बम आरोपों के बाद में एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो अरविंद घोष इससे संबंधित थे, ठीक है। आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान में रखना है कि मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी हम जानते हैं इसे। मणिक टोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी हम जानते हैं। 1908 में ये हुआ था अलीपुर बम षड्यंत्र। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको अब हम जानते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती में ये शामिल थे। और ये घटना छोटे से शहर एक काकोरी है वहाँ पे हुई थी। ये लखनऊ से सहारनपुर ये एक ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने इसको लूट लिया था और इस घटना को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, उसी टाइम पे नरम दल और गरम दल में फूट हो गई थी और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसको सूरत विभाजन कहते हैं 1907 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AIUTC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 31 दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमसे मैकडोनल्ड था, इसके द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिए गए थे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन जो था इसकी व्यवस्था की गई थी मैकडोनल्ड अवार्ड के माध्यम से। इसका गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये सभी कारण हो जाएंगे। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये आपको ध्यान में रख जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कराना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया था।
वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की आज़ादी के समय 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, क्लीमेंट एटली। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति हमने अभी देखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर पी मित्रा, प्राणनाथ मित्रा को के द्वारा की गई थी और इसका नेतृत्व श्री अरविंद घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले इसका जो 1938 में राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास हुआ था और कांग्रेस अध्यक्ष जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। हालांकि समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। 1948-49 में पहली बार कुछ कागजात सामने आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना जो समझौता था ये दलित वर्गों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसमें देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो दलित वर्ग थे उनके लिए मात्र 71 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 71 सीटें निर्धारित की गई थी। लेकिन जब पूना पैक्ट हो जाता है, ये यरवदा जेल में साइन किया जाता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, तो इसके अंतर्गत जो विधानमंडल होता है उसमें दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए थे। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल का तात्पर्य होता है कि अपने जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। तो जो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था भारत में और 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो रॉलेट एक्ट का देखिए जो मेन उद्देश्य ये था कि बिना किसी सरकारी मुकदमा को दायर किए गए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। ये 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना उसमें मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए उसको जेल में बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई भी अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए और इन्होंने रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ यानी कि काला बिल कहा था, काला कानून। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए, जिला और म्यूनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों और सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न ले। ये सभी चीज़ें थी असहयोग आंदोलन की कि हम ये सभी चीज़ों में सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो इसके चलते क्या होता है कि महात्मा गांधी इससे खिन्न हो जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो एकदम दुखी हो जाते हैं। चौरी चौरा कांड जो होता है जिसमें बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जेल में आग लगा देते हैं, थाने में आग लगा देते हैं और इससे बहुत सारे पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। तो इस वजह से चौरी चौरा कांड के कारण में महात्मा गांधी जी ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई थी 12 फरवरी 1922 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था फरवरी मार्च मतलब 1928 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसने रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रकाशित की गई तो 27 मई 1930 को, और
फिर ये दूसरी बार भी भारत आया था 1928 में अक्टूबर में। पहली बार तो वो फरवरी मार्च 1928 में आया था, उसके बाद में अक्टूबर 1928 में आया था, और इसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और ये रिपोर्ट 27 मई को इसने प्रस्तुत की थी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ओके। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और साथ ही साथ ये इन्होंने कहा कि बेगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मांगने वाली संस्था है। कौन? कांग्रेस। भगत सिंह और बी.के. दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल थी, जो जन सुरक्षा विधेयक, इसके अगेंस्ट में आकर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ठीक है, या इसको कह सकते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल या फिर पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया गया था। तो दोनों ही बिल बहुत ही बेकार थे, तो इस वजह से दोनों बिलों का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था, और इसी का विरोध बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने किया था, और उन्होंने बम फेंका था। हालांकि इसमें किसी को चोट या किसी को हानि नहीं पहुंची थी। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1919 में ये चलाया गया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 1919 से 1924 तक ये चला था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था, और 1919 में अली ब्रदर्स के द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में ये कर्जन वाइली की इन्होंने हत्या की थी गोली मारकर। ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, अमेरिका में। कब की गई थी? तो 1913 में। और ये इसका मेन उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। चिटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो ये थे सूर्यसेन। सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चिटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को ये चिटगांव शस्त्रागार वाला जो हमला हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1905 में देखिए लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे, बंगाल विभाजन इसने कर दिया था, जो कि एक व्यापक आंदोलन था। इस वजह से क्या होता है कि कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक का प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कलकत्ता की मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। उसने सोचा कि इसमें वही बैठा है, पर ऐसा नहीं होता है, और गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी रहती हैं और उन 2 महिलाओं की मौत हो जाती है और ये जो किंग्सफोर्ड है ये बच जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ओके, सुचेता कृपलानी के हस्बैंड सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी, और भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था और इसे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसे 3 जून 1947 को
माउंटबेटन के द्वारा सामने रखा गया और भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र प्रभुत्वों की स्थापना की गई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1946 से 47 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या बाघा जतीन जिसको कहते हैं, ये युगांतर पार्टी का नेतृत्व इन्होंने किया था। 7 दिसंबर 1879, ठीक है, 1879 में ये बाघा जतीन का जन्म हुआ था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये क्रांतिकारी नेता थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय था और इन्हें एक बाघ को मारने के कारण इन्हें बाघा जतीन भी कहा जाता था, ठीक है। और युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल के क्रांतिकारी आक्रामकों का एक प्रमुख संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये हमने अभी देखा था, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि वो सोचते हैं कि इसमें इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। ये दुर्भाग्यवश क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी होते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये दोनों ही महिलाएं मारी जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी दोनों ही पकड़े जाते हैं, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी तो उसी टाइम अपने आप को गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में, आपको ये ध्यान में रखना है। कानपुर में इसका गठन हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, तथा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था, इसमें इन तीनों ही लोगों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और बटुकेश्वर दत्त थे, इनको काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जो जेल है अंडमान में, वहाँ पे भेज दिया गया था। और ब्रिटिश अफसर जो थे जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या भी ये सभी का आरोप था। हालांकि सैंडर्स को गलती से मार दिया गया था, क्योंकि असली जो निशाना था ना, आपको याद होगा कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय वहाँ पे मार्च कर रहे थे और वहाँ पे जब आंदोलन करते हुए उन पर लाठी चार्ज की जाती है। जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम था जेम्स स्कॉट। तो जो ये भगत सिंह थे वो उसको मारने गए थे, पर मृत्यु किसकी हो जाती है? सॉन्डर्स को। तो सॉन्डर्स की गलती से मृत्यु हो जाती है, सॉन्डर्स को मार देते हैं और इस वजह से क्या होता है कि इनको लाहौर षड्यंत्र केस में पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जो मैजिनी है, इटली के क्रांतिकारी मैजिनी, इनका जो जीवन वृत्त है उसको पढ़ने के बाद में लाला लाजपत राय इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और मैजिनी की जो उत्कृष्ट रचना है, मतलब जो बुक है द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, का उर्दू में अनुवाद भी लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और